एट क्लास। ये आपकी सेकंड वीडियो है हमारे सिविक्स के चैप्टर की। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड ऑफ लॉज। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और हमें लॉज की क्यों ज़रूरत है, ये इसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने डाउरी के लिए जो एक्ट हुआ था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब आते हैं हम रूल ऑफ लॉज पे, यानी लॉ का जो रूल है। ठीक है, यानी लॉ का शासन। ठीक है, द रूल ऑफ लॉ इन इटसेल्फ इज मोस्ट बेसिक फॉर्म इज द प्रिंसिपल दैट नो वन अबव द लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ का शासन, यानी लॉ से ऊपर जिसका भी शासन होता है उसके ऊपर कोई नहीं होता। लॉ का शासन मतलब लॉ से ऊपर कोई भी नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लॉ बना रखा है मगर अगर कोई क्राइम प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। चाहे किसी इंसान की, अगर कोई एक देश में है, उसकी कोई भी पोजीशन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं माना जाता। द रूल फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द आइडिया that truth prevails over everything and therefore law is based on the fundamental principle which can be discovered but which cannot be created through an act of will। क्या है कि जो the rule follows logically from the idea, जो रूल है वो ये किस आइडिया से आया है? ट्रूथ से। जैसे ट्रूथ जो है वो प्रिवेल ओवर एवरीथिंग, जैसे सच जो है वो सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, सच जो है वो सबसे ऊपर रखा जाता है, वैसे ही लॉ इज़ बेस्ड अपॉन फंडामेंटल प्रिंसिपल। लॉ जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जो डिस्कवर तो किया जा सकता है, यानी जिसको खोजा जा सकता है मगर उसको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज़ दैट द प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ इज़ legitimately exercised only in accordance with the written and publicly disclosed law adopted and enforced in accordance with the establishment procedural steps that are referred to as due process। इसका क्या मतलब हुआ? the most important application of the rule of law, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है रूल ऑफ लॉ की, एप्लीकेशन मतलब जिसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इज दैट क्या है वो? द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ इज लेजिटिमेटली एक्सरसाइज, यानी जो भी प्रिंसिपल, जो भी मतलब जो भी प्रिंसिपल्स जो है एक गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है, यानी इस्तेमाल कर रही है, ओनली इन अकॉर्डेंस विद द रिटन एंड पब्लिकली डिस्क्लोज लॉ अडॉप्टेड एंड इन्फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिशमेंट प्रोक्योरमेंट स्टेप्स। यानी वो वही गवर्नमेंट अगर कुछ अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल कर रही है या अपने कुछ रूल्स का इस्तेमाल कर रही है, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वही उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो लॉ लिखे हुए हैं, हमारे पास लिखित में है और पब्लिक को पता है और ये हमारे देश ने अडॉप्ट किए हुए हैं। यानी अगर जैसे गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ चीज़ कर रही है तो अगर वो लॉ के हिसाब से नहीं है तो वो नहीं कर सकती। अगर लॉ के हिसाब से है तो ही वो, और वो भी जो जिस स्टेप्स में लिखा हुआ है वैसे अगर करेगी तो ही उसको गवर्नमेंट भी कर सकती है, वरना लॉ के ऊपर किसी को भी नहीं रखा जाएगा। दस द रूल ऑफ लॉ इज़ हॉस्टाइल टू बोथ डिक्टेटरशिप एंड एनार्की, यानी इसीलिए जो रूल ऑफ लॉ है वो सबसे ऊपर है और वो डेमोक्रेसी को इसीलिए सबसे ऊपर माना जाता है। लॉ एंड डिसेंट, अब ये क्या होता है? व्हेन अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली प्रोटेस्ट बाय शोइंग डिसेंट। यानी अगर कोई लॉ है, कोई नया लॉ बनाया गया है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, हमारे इंटरेस्ट में मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है, यानी ये इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो लोग उसको कैसे बताते हैं? प्रोटेस्ट के द्वारा। ठीक है, कि इसको हटाया जाए। अभी जैसे आपने किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा, किसानों के लिए कुछ लॉ बनाया गया तो किसानों को वो पसंद नहीं आया तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अभी भी आपने देखा होगा जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ पर सारे किसान जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पब्लिक को वो नहीं समझ में आता है कि भाई ये लॉ तो हमें बहुत नुकसान करेगा, तो क्या दिखाते हैं? डिसेंट, यानी डिसअग्रीमेंट। डिसेंट मतलब डिसअग्रीमेंट। ठीक है, द टर्म डिसेंट मीन्स रिफ्यूजल ऑफ अबिड बाय लॉ,
यानी डिसेंट मतलब अगर किसी लॉ को आपको लगता है कि आप उसको रिफ्यूज़ कर दो कि हम इस लॉ को नहीं मानेंगे. द गोल ऑफ सच डिसेंट इज़ टू ब्रिंग about a change in the ongoing policies, law, government and in social and political system underlying it. यानी इसका गोल क्या होता है डिसएग्रीमेंट का? डिसएग्रीमेंट लोग क्यों करते हैं कि जो भी पॉलिसी पे वो डिसएग्री कर रहे हो उसको चेंज किया जाए, उसको बदला जाए. ऐसा भी हो सकता है वो किसी लॉ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी सरकार पे कर रहे हो कि जैसे क्या कहते हैं अगर अभी जो भी सरकार जीतती है, अगर लोगों को थोड़े टाइम में लगता है कि भाई ये मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, या लोगों को लगता है कि भाई ये तो देश के लिए सही नहीं है, तो प्रोटेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट को बदला जाए. ठीक है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो लॉ भी हो सकता है, वो कोई ऐसा सिस्टम भी हो सकता है जैसे डाउरी सिस्टम है, कोई हमारे समाज में कोई चीज़ चल रही है, कोई प्रथा चल रही है, तो उसके अगेंस्ट भी हो सकता है. हम कैसे अपना डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं? प्रोटेस्ट करके. ठीक है. Dissent or disobedience take place under extraordinary circumstances and for justificable reasons. Disagreement तभी किया जा सकता है extraordinary circumstances पे. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी का मर्डर करो और बोलो कि आपको जेल जाना है तो आप बोलो मैं तो इस लॉ को मानूंगा ही नहीं, मैं इसके लिए प्रोटेस्ट करूंगा. ऐसे नहीं. एक अलग सिचुएशन में कोई नई चीज़ आई है और आपके रीजंस जो है वो जस्टिफिकेबल होने चाहिए कि हाँ मेरा इससे ये नुकसान हो रहा है. ठीक है. जब सोसाइटी का जब आपका रीज़न जस्टिफाइड होता है तभी आपको प्रोटेस्ट करने का अलाउड किया जाता है, अदरवाइज आपको बंद कर देते हैं जेल में. ठीक है, अगर आप बिना मतलब का प्रोटेस्ट कर रहे हैं. लेट अस टेक अ लुक एट 2 केसेस ऑफ डिसेंट इन इंडिया. अब देखेंगे 2 केसेस जो इंडिया में डिसेंट के लिए हुए थे. ऐसे केसेस जब इंडिया ने किसी चीज़ को मानने से मना कर दिया था, उसके लिए प्रोटेस्ट किया था. वन इज़ प्री इंडिपेंडेंस. पहला जो था इंडिपेंडेंस से पहले था, और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद था, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है. अब ये दोनों आपको केस स्टडी दिए हुए. एक तो सॉल्ट सत्याग्रह है जो 1930 में हुआ था. ठीक है. क्या था इसमें रीड करेंगे. द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स इन कॉलोनियल इंडिया. यानी सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था वो ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें ब्रिटिश ने जब नमक पर भी टैक्स लगा दिया था उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था. महात्मा गांधी अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स, महात्मा गांधी इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था अपने फॉलोअर्स, यानी जो भी उनको फॉलो करते थे, जो उनमें बिलीव करते थे, उनके साथ ये शुरू किया गया. वॉकड फ्रॉम साबरमती आश्रम. उन्होंने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया टू डांडी. कहाँ तक? डांडी, गुजरात में जो है डांडी, वहाँ तक किया. टू मेक सॉल्ट. और क्या करने के लिए वो वहाँ पे गए? सॉल्ट बनाने के लिए. एंड लार्ज नंबर ऑफ इंडियन फॉलोड देम. और बहुत सारे इंडियंस ने उनको फॉलो किया. द ब्रिटिश कुड डू नथिंग बिकॉज गांधी डिड नॉट इंसाइट अदर टू फॉलो हिम. ठीक है. अब ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि गांधी जी ने फोर्स नहीं किया था किसी को कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो. सब अपनी मर्जी से आए थे. द मार्च लास्टेड फ्रॉम 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930. ये प्रोटेस्ट जो है, ये मार्च जो है, मार्च मतलब ये जो वॉक जो इन्होंने करी थी, ये कब से कब तक चला? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था. दिस एक्ट फॉर्म द symbolic focal point of the campaign of civil disobedience in which the state monopoly on salt was the first target. क्या हुआ था? ये जो एक्ट था इसका फोकस क्या था? सिविल डिसोबीडियंट, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे. इस बेसिस पे जो है ये इसको क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट किया गया सत्याग्रह. ठीक है. द मोनोपोली ऑन द सॉल्ट वॉज द फर्स्ट टारगेट. जो सॉल्ट पे उन्होंने टैक्स लगाया वो हमारा पहला टारगेट था, ये दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स को कि अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे. इट वॉज होप्ड दैट दिस एक्शन वुड स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. और ये होप किया गया कि ये जो एक्शन लिया है ये पूरे इंडिया में फैल जाए. वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पर भी पॉसिबल है. सिविल डिसोबीडियंट वॉज टू बी यूज टू काउंटर द सॉल्ट लॉ. और सिविल डिसोबीडियंट मतलब जब सारे लोग, सिविल मतलब लोग जो हैं वो डिसओबे करना शुरू कर दें सॉल्ट लॉ को, तो ये बहुत ज़्यादा फैलने लग जाएगा. इट वॉज इलीगल टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट. और उस टाइम पे सॉल्ट को बनाना इलीगल था, यानी अगर आप सॉल्ट बना रहे हो तो आपको जेल में डाल देंगे. रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, चाहे कोई भी लोकेशन, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में है, गुजरात में आप बना सकते हो या मुंबई में बना सकते हो, चाहे पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप सॉल्ट बना रहे हो आपको जेल में डाल देंगे. द
द पोजेशन एंड द ट्रेडिशन ऑफ स्मगल्ड सॉल्ट वॉज ऑल्सो इलीगल, यानी अगर आप सॉल्ट की स्मगलिंग कर रहे हो, यानी खरीद के कहीं और बेच रहे हो, तो वो भी इलीगल है। Anyone caught the selling the smuggled salt was liable to prosecution, और अगर किसी को स्मगल्ड सॉल्ट, यानी अगर आपने किसी सॉल्ट को चुरा लिया, उसको बेच रहे हो, अगर किसी ने आपको पकड़ लिया तो आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। टू कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द नेचुरल डिपॉजिट एट द कोस्ट वॉज ऑल्सो इलीगल, यानी अगर जैसे क्या होता है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे सॉल्ट के ऐसे ऐसे ढेरे लग जाते हैं, ठीक है, जहाँ समुद्र होता है उसके आसपास सॉल्ट के ढेरे लग जाते हैं, तो अगर आप वहाँ से उठा रहे हो सॉल्ट, वो भी इलीगल था। यानी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही सॉल्ट लेना, अगर आप कहीं और से भी सॉल्ट लेते हो तो वो सब कुछ इलीगल है। अगर आप नेचुरल ले रहे हो तब, स्मगलिंग कर रहे हो तब, अगर आप खुद बेच रहे हो तब, ठीक है, वो सब जो है इलीगल था। आफ्टर अ 24 आवर लॉन्ग मार्च टू इंडियन ओशन, जब 12 घंटे की मार्च उन्होंने शुरू करी इंडियन ओशन तक, गांधी जी पिक्ड अप अ फ्यू अमाउंट ऑफ सॉल्ट, गांधी जी ने थोड़ा सा सॉल्ट उठाया। ओवर 50,000 इंडियन वर इम्प्रिजन्ड फॉर ब्रेकिंग द लॉ सॉल्ट, और जब उन्होंने थोड़ा सा सॉल्ट उठाया तो मतलब वो इलीगल हो गया, क्योंकि आपको सॉल्ट को उठाना ही नहीं था, ठीक है। तो 50,000 से भी ज़्यादा इंडियन को इम्प्रिजन्ड कर दिया गया, यानी जेल में डाल दिया गया लॉ तोड़ने के लिए। द एंटायर प्रोटेस्ट वॉज कैरिड आउट ऑलमोस्ट विदाउट वायलेंस, और पूरा प्रोटेस्ट जो है बिना लड़ाई दंगे के हुआ, आराम से शांति से हुआ। द सॉल्ट सत्याग्रह हैड डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड द फ्लॉलेस यूज ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीसफुल मिलिटेंसी, और सॉल्ट सत्याग्रह जब हुआ तो इसने पूरे देश को क्या दिखाया कि बिना लड़ाई दंगे के भी, आराम से भी आप किसी लॉ को मना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कोर्ट में जाके बम ही फोड़ो या किसी को मारो ही, बिना मारा मारी के भी आप किसी के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो। अब है एंटी अट्रैक्ट मूवमेंट। अब ये क्या है? इन 1990 में क्या हुआ? वुमेन वर इनरोल्ड फॉर एन अडल्ट लिटरेरी ड्राइव ऑन द लार्ज स्केल फॉर दुबागुंता विलेज ऑफ नेलोरो डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी वुमेन को जो है पढ़ाई करने के लिए अडल्ट लिटरेरी ड्राइव के लिए लार्ज स्केल पे एनरोल करना शुरू कर दिया, यानी औरतों को बुलाना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, अब जब क्लास वहाँ पर चल रही थी, वुमेन कंप्लेन अबाउट द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ अट्रैक्ट, यानी वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्लास के दौरान औरतों ने क्या कंप्लेन करी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अरैक का कंजम्पशन हो रहा है। अरैक क्या होता है? लोकली ब्रूड एल्कोहल, यानी जो लोकली, ऐसा मतलब कंपनी की ब्रांडेड एल्कोहल नहीं, जो लोकल बनाते हैं एल्कोहल, ठीक है, जो देसी शराब जो होती है उसका कंजम्पशन बाय मेन इन देयर फैमिलीज, उनके फैमिलीज़ में जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शराब बहुत पीते हैं, वो भी लोकल बनाई हुई। द हैबिट हैड टेकन डीप रूट एंड वॉज रूइनिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल, और ये जो हैबिट है ये बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस गई है, रूट्स में घुस गई है, और ये लोगों की फिजिकली हेल्थ, यानी दिखने में आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, आप ज़्यादा चल नहीं पाते, ठीक है, आप बीमार होने लगते हो, आपके लंग्स ख़राब हो जाते हैं, आपका लीवर ख़राब हो जाता है वैसे, और मेंटल हेल्थ, क्योंकि शराब पी के आपको पता ही है क्या होता है, लोग मारामारी करते हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे होते हैं, उनको होश ही नहीं होता, तो लोगों की मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ ख़राब हो रही है। इट डैमेज द रूरल इकोनॉमी ऑफ द एरिया, और रूरल जो इकोनॉमी थी उस गाँव की वो पूरी ख़राब होने लग गई। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो आदमी थे वो सब शराब पीते थे और अपनी हेल्थ ख़राब करते थे, काम धंधा ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल लेड टू इंक्रीज इन डेटेडनेस, यानी अब इंक्रीज कंजम्पशन, क्योंकि एल्कोहल का इनटेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, खरीदी बेची बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, उधारी में, अब सब शराब पी के सोते रहेंगे तो काम कौन करेगा, और जब काम ही नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से चुकाएंगे, तो वहाँ पर क्या होने लग गया, बहुत ज़्यादा उधारी होने लग गई। मैन रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम द जॉब फॉर लॉन्ग टाइम, और आदमी जो थे, जो भी काम वो करते थे वहाँ से एब्सेंट होने लगे ज़्यादा टाइम के लिए। एंड एल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट इंगेज देम इन अ क्राइम ऑफ सिक्योरिंग देयर मोनोपोली ओवर द अट्रैक्ट ट्रेड, और एल्कोहल के चलते क्या हुआ कि ये जो ट्रेड था शराबों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। द वर्स्ट सफरर वर वुमेन एज दे हैड टू बियर डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड, और जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इस प्रॉब्लम से कौन थी? औरतें, क्योंकि आदमी लोग क्या करते थे, शराब पी के उनको मारते पीटते थे अगर वो बात नहीं मानती थी,
ठीक है, उनके साथ मार पिटाई करते थे। इट इवन रूइन देयर फैमिली इकोनॉमी, और उससे जिनकी उनकी फैमिली की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्यों? क्योंकि अब कोई भी कमाने वाला नहीं था, ठीक है, और औरतें बाहर जाती नहीं थी। फिर क्या, एज अ रिजल्ट वुमेन ऑफ नेलोर केम टुगेदर इन स्पॉन्टेनियस लोकल इनिशिएटिव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरैक। और अब बहुत सारी महिला इस चीज़ से परेशान हो गई थी, तो नेलोर की सारी महिला ने क्या किया, सब इकट्ठे आ गए, एकजुट हो गए इसके लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। दे इवन फोर्स क्लोजर ऑफ वाइन शॉप्स, और उन्होंने ये भी फोर्स किया कि सारी शराब की दुकानें बंद कर दी जाए। एज अ न्यूज स्प्रेड, वुमेन ऑफ अबव 500 विलेजेस गॉट इंस्पायर्ड एंड अरेंज मीटिंग। अब जब ये बात जो है फैलने लगी, तो 5000 से भी ज़्यादा गाँव की लोगें, औरतें इकट्ठी हुई और उन्होंने मीटिंग्स अरेंज करी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे पास रेजोल्यूशन फॉर प्रोहिबिशन ऑन ड्रिंकिंग एंड सेंड देम टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन के लिए बोला कि ड्रिंकिंग पे रोक लगा दी जाए, शराब पीने पे बिल्कुल ही रोक लगा दी जाए, और उसको कहाँ भेजा, कलेक्टर के पास। द अरैक ऑक्शन इन द नेरोल डिस्ट्रिक्ट हैड टू बी पोस्टपोन्ड ओवर 17 टाइम्स, और अब इसको अरैक ऑक्शन को 17 बारी पोस्टपोन किया गया। द मूवमेंट ऑफ नेरोक डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट। अब ये जो मूवमेंट था ये पूरे स्टेट में फैल गया था। इट लेड टू स्टेट वाइड बैन ऑन द एल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, और इससे क्या हुआ कि पूरी स्टेट में ही शराब का बैन कर दिया गया। ठीक है बेटा, तो ये दो जो हैं ये आपको केस स्टडी दी हुई है, जिससे हमें क्या पता चला कि अगर आप लॉ को, अगर आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो आप कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा वो यहीं पर फिनिश होता है।